तर आपण आधी प्रथम आमंत्रित करूया ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना सर. कर्नल प्रशांत कामत सेना मेडल. ही आहे खुकरी, एक जे वेपन शिवाजी महाराजांच्या काळात आपल्याकडे अशी तलवारी होत्या ना, तशी ही 111 गोरखा म्हणजे गोरखा रेजिमेंटची खुकरी आहे. खुकरी के बारे में ये है कि गोरखा सोल्जर और खुकरी जो है ना वो एक ही हैं, वो अलग दो चीज़ें नहीं हैं. खुकरी के साथ ही हम जाते हैं, सोते भी खुकरी के साथ है. और जब हथियारों में कभी कभी रोग लग के रुक भी जाता है, लेकिन खुकरी कभी नहीं रुकता. जब तक सांस है, जब तक एक कतरा बूंद पानी खून का है अपने शरीर में, खुकरी जिंदाबाद है. तो बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हम ऊपर चार्ज कर रहे थे तो खुकरी का अच्छा इस्तेमाल किया था. और वो 6 फुट प्लस, हमारे लड़के 5 फुट प्लस, फिर भी देखो हौसला कितना है, हौसला बुलंद. सो इट इज़ नॉट द फिजिकल स्टेचर, इट इज़ द हौसला. And the haussla of a Gurkha soldier with a khukri, unbeatable, unmatchable. कर्नल ललित राय मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे, और जो एक युद्ध में हमें नेतृत्व की जरूरत होती है, लीडरशिप, वो कर्नल ललित राय ने हमें दिया. और उन्हीं के नेतृत्व में ये आगे का जो कहानी आप सुनेंगे, वी हैव डन दिस होल बैटल अंडर कर्नल ललित राय. तर हे जे चित्र आहे तुम्ही बघाल, हे आमच्या सरांनी काढलं होतं, तिथले जवान त्यांचे बघून, आणि मग ते नंतर डेव्हलप केलेलं आहे. तुम्हाला दिसेल मध्ये भेदरलेले पाकिस्तानी आहेत. हे सगळे भेदरलेले पाकिस्तानी आहेत. यांच्या हातात वर खुकरी आहे, याच्या हातात तिकडे खुकरी आहे. हे मागून आले आहेत आणि ह्या सगळ्यांची ज्या त्यांना कल्पना नसताना त्यांना जे त्यांच्या मुंड्या छाटल्या गेल्या आणि ज्या घरंगळत नंतर खाली आल्या, त्याचं संपूर्ण श्रेय 111 गोरखा रायफलच्या ताकदीला आणि क्षमतेला आहे. हे ते तुम्हाला दिसतील, त्यांच्या चेहऱ्यावरच बघा केवढं तेज आहे, आणि ती खुकरी हा त्यांचा सन्मान आहे. सतत बरोबर घेऊन ते फिरतात. सर, आप जब भी बटालिक में आए थे, इंडक्ट हुए, उसके पहले आप कहाँ थे? अभी आपका फ़ोन. जैसा मैडम ने दिखाया, जो मैप था उसमें आपने सियाचिन ग्लेशियर देखा होगा. सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल नॉर्दर्न, पूरा बर्फ़ का पहाड़ी है. वहाँ पर हमारा 1 साल पूरा करके हम कॉन्वॉय से नीचे पूना की ओर आ रहे थे. नेक्स्ट पोस्टिंग, फौज पोस्टिंग जाता रहता है, नेक्स्ट पोस्टिंग पूना के रास्ते में हम जा रहे थे. एंड वहाँ पर रास्ते में हमें बताया गया कि यहाँ कुछ घुसपैठ है, कुछ मिलिटेंट आए हैं, तो यहीं रुक के आप 9000 फुट से तकरीबन 16000 फुट की पहाड़ियों पर जाइए, और जो दुश्मन आया है उनको वहाँ पर रोकिए और पकड़ के लेकर आइए. 4-5 आदमी हैं, उनको पकड़ के ले आओ. यहाँ से कहानी शुरू हो गया. जी सर. ये बात था 8 मई, 8 मई कि सर 10 से निकले, याल्लोर गए, खलुबार में थे, कुकरथांग में थे, मुंथोदालो थे, 5300 टेकरी LOC वर लढले. ती पूर्ण LOC आहे. 5287 इकडे आहे, 5190 इकडे आहे, .5203 तोपर्यंत ब्लॉक झाला होता. असे विविध ठिकाणी त्या प्रांतात जाणं, 17000 फूट, पाठीवर 20 किलो वजन, शत्रू कुठे माहीत नाही, रात्रीच्या अंधकारात केलेली लढाई आणि तरीही मिळवलेली विक्ट्री म्हणजे बटालिकचं युद्ध आहे. सर, ये जो टेरेन है, आप लड़ाई के लिए जा रहे थे, ये जो टेरेन है, क्या चुनौती थी यहाँ, और बेसिकली आप भारतीय सैनिकों के बारे में क्या कहेंगे? चुनौतियाँ. हाँ, जैसे आप देख सकते हैं,
पहली चुनौती थी पहाड़, और पहाड़ के ऊपर दुश्मन। पूरा पथरीला पहाड़ है, जैसे आप ये देख सकते हैं, पूरा पत्थर है। दूसरा ठंड बहुत थी, कोल्ड टेम्परेचर, सांस नहीं आता, बिकॉज ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर काफ़ी ऑक्सीजन कम होता है। तो ये सारी चुनौतियां थी जिनके अगेंस्ट ये लड़ाई चली। एंड भारतीय सैनिक के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा एक मैडम ने बोला कि हमारा जो किरदार है, दैट इज़ सबसे पहले देश की रक्षा, दूसरा अपने जवानों की रक्षा, और आखिर में आता है अपनी खुद की रक्षा। तो कई बार हमने ये सोचा कि ये जो पहाड़ी है, ये जो लोकेशन है, इसमें अगर हम ऐसे जाएंगे तो कितने हमारे जवान जो है वो घायल हो जाएंगे या जान खो बैठेंगे, ये हमने सोचा। लेकिन मेरे जवानों ने क्या सोचा? मेरे जवान मुझे कहते हैं, साहब त्यो कैप्चर करना पड़ जा। अब मैं गोरखाली में बोल रहा हूँ, आप ट्रांसलेट करिए। हाँ, साहब अभी ये भी कैप्चर करेंगे, ये भी कैप्चर करेंगे। इतना दिन हो गया, खाना नहीं, पानी नहीं, घायल हो गए, बीमार हो गए, लेकिन उनका जो हौसला था वो कभी टूटा नहीं। मुझे लोग कहते, मुझसे पूछते हैं कि आपने अपने जवानों को उनका हौसला कैसे अफजाई किया, मोटिवेट कैसे किया? और मैं ये सोचता रहा उस टाइम पर, मेरे जवान मेरे से पूछते हैं, साहब झंडा कहाँ लगाना है मुझे ये बताओ। कोई और चुनौती नहीं थी इनके सामने। इन डिफेक्ट, ना तो कभी थका, मैंने कभी थका हुआ जवान नहीं देखा, ना तो कभी डरा। एक ही क्वेश्चन था, साहब झंडा कहाँ लगाना है, लेट्स गो। जोरदार ताली भारतीय सैनिकों के लिए। आपके बड़े अजीज दोस्त थे वहाँ पे, आप बड़े प्यार करते थे उनसे, त्यांचे मित्र होते काही, है ना? आता तिकडे मित्र म्हणजे फौजी नाही, हां, कोण मित्र होते विचारूया। सर ये क्या है सर? ऐसा है कि जो पहाड़ी आपने देखा, वो दुश्मन का भी फायर वहाँ पर है, दुश्मन बैठा है, तो आपका जो खाना पानी है वो कहाँ से आएगा? कौन लेकर आएगा वो खाना पानी? वहाँ पर हेलीकॉप्टर वहाँ पे आ नहीं सकता। सो ये सब जो है, जिनको हम डोंकी कहते हैं, गधा कहते हैं, ये लेकर आए। और जितनी गोलाबारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनके साथ में जो लद्दाखी पोर्टर थे, जो अपना बोझा उठा के 3-3 दिन नॉन स्टॉप 20 किलो उठा के ये 17,000 फीट तक लेकर आए। जो पहला मेरे पास जो पहले पोर्टर मुझे मिले, वो 50 वर्ष से ऊपर थे, मोर देन 50 years. And who was he? He was a bank manager from Kargil. बैंक मैनेजर। तो ये सब वॉलंटियर थे और एकदम ताकतवर थे कि इस ऊंचाई पर भी वो इतना वजन उठा के हमारे साथ चल सके, गोलाबारी में वो शामिल हुए। देखो, हम तो फौजी थे, अगर मेरी वहाँ मृत्यु होती है तो पूरी फौज मेरे पीछे है। ये सिविलियन थे, इनके पीछे कोई नहीं है, ये वॉलंटियर हैं, ये अपना सामान लेकर आ रहे हैं सामने। यस यस यस। तो मेरा इधर ही सवाल आता है, देखो ये जो पोर्टर थे, 600 पोर्टर थे, ये लोकल एरिया से वॉलंटियर करके हमारे साथ आए, इतना फोका वजन उठा के चल पड़े। तो मेरा यही है कि कल को लड़ाई लगेगी तो हमारे जो जवान हैं, बहादुर जवान, कोल्हापुर के जवान, उतना हमारे पास बल होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए कि हम भी 20 किलोमीटर 20 केजी, क्या है एम, क्या है 20 किलोमीटर और 20 केजी और 20 किलोमीटर चलने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए। हर एक दुश्मन से लड़ने की हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। डू यू हैव इट इन यू? डू यू हैव इट इन यू? હોય કે હોય ના? બોલે લો,
तो मैंने बताया उनको आपसे। ओके होई ना बताया। हाँ जी। तो मैं यही सवाल, एक ही सवाल, हमरो मराठा, हमरो वीर मराठा हो के होई ना, शाबाश। वीर मराठा हो के होई ना, ओके होई ना, हो नहीं पड़ता, होना ही पड़ेगा। कल की लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? जोर से बोलो, कौन लड़ेगा? वीर मराठा हो के होई ना। फिर इस फोटो में वो जो ऊपर का टॉप है वो दिख रहा है, राइट? ये जो आपने खलुबार लिया, ये जो है ये वाला इधर है, राईट? तो ये या छोट्या इमेजचं हे इमेज आहे आणि इमॅजिन करा त्याच्या खाली हे सगळे उभे आहेत आणि तुम्हाला इथे दिसेल हातामध्ये काय दिसतंय? दिसतोय तिरंगा? यस सर, क्या कहेंगे? तो ये जो खलुबार का लड़ाई था, इसमें काफी दिन लग गया, चढ़ते चढ़ते लड़ते, इधर लड़ते, तकरीबन 6-7 दिन कंटिन्यूअस लड़ाई चलता रहा। और जब फाइनली हम इस चोटी पर पहुंचे, आखिरी जो टॉप पत्थर, तो वहाँ हमारे दिल में एक ख्वाहिश आई कि हम एक फोटो ले और ऊपर अपना तिरंगा प्राउड ट्राई कलर ऑन टॉप ऑफ खलुबार लगाएंगे जी। लगाएंगे। लेकिन किसके पास है ये तिरंगा? कौन रास्ते में कोई किसी की जान चली गई, कोई घायल हो गया, कोई कहीं रह गया, तिरंगा नहीं मिल रहा, तो वो तिरंगा लगाएं क्या? तो हमेशा मेरे दिल में तिरंगा रहता है और मेरी जेब में एक ये नोटबुक रहती है। याच्यावर क्लोजअप दाखवा। हा तिरंगा त्यांनी तिकडे लावलेला आहे, कारण तो त्यांच्या खिशात आणि त्यांच्या मनात असतो आणि हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। तो इसी को यूज करके, चाहे छोटा है लेकिन पूरे गर्व से हमने उसे खलुबार के ऊपर लगाया और वहाँ पर ये वाला फोटो जो आपने दिखाया था। राइट सर, खरुबाल की लड़ाई थी हुई, लेकिन आपको बाद में आप 5287 उस पॉइंट पर जो आपकी त्यांना नव्हतं त्या पॉईंटवर जाऊन लढायचं, 5287वर त्यांना लढायचं नव्हतं, पण ते 5287ला का गेले हे पण एक अतिशय इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर आप 5287 क्यों गए? थोड़ा 5287 का थोड़ा लंबा कहानी है, लेकिन उसको संक्षेप में सुनाता हूँ कि 26 मई 27 मई, तो जब जैसा मैडम ने बताया सफ़ेद सागर शुरू हुआ और इंडिया का मिग जा रहे थे उधर, तो एक 5287 दूर हमें पहाड़ी दिख रही थी, उसके ऊपर से एक स्टिंगर मिसाइल फायर हुआ, ग्राउंड टू एयर मिसाइल फायर हुआ, और वो जेट जो है हमारा, वो स्क्वाड्रन लीडर और अजय आहूजा का जो जेट है वो नीचे आ गया। मेरे जवान ने उधर बोला, साहब त्यो पहाड़ी कैप्चर करना पड़ता। अरे हम यहाँ बैठे हैं, वो 20 दिन दूर पहाड़ी है। कहता नहीं, वो पहाड़ी कैप्चर करना पड़ता। तो हुआ ये कि जब हमने खलुबार को कैप्चर कर लिया तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीटेड। लेकिन सूबेदार इंदिरा बहादुर, उन्होंने बोला मुझे कि साहब अब तो इतना नज़दीक पहुंच गए हैं, वी आर ऑलरेडी देयर, 5287 सामने है, हम लेते हो साहब 5287 कैप्चर करना ही पड़ता, अभी हमारा टास्क नहीं है, ही ना करना ही पड़ता। क्योंकि तो वहां से किसी ने हमारे इंडियन आर्मी के एयरफोर्स के जवानों को गिराया है, तो उसका बदला लेना ही लेना है। अब वो गए 5287, आप कैसे गए? अभी 5287 जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसे स्टीप पहाड़ी था, उसको कैप्चर करने का थोड़ा ताजवीज़ बनाया, बट हुआ ये फाइनली कि हम उसके पीछे जो ऐसे एकदम क्लिफ था वहाँ से चढ़ गए ऊपर, और जब हम पहुँचे एक तरफ से हम फायर कर रहे थे, दूसरी तरफ से चढ़ गए, तो उसको पता ही नहीं लगा कि हम पीछे से आ गए, एकदम सरप्राइज। और उसके किचन में वो ये दाल चावल पक रहा था, कुकर की सीटी, प्रेशर कुकर का सीटी बज रहा था,
वो सोच रहे थे खाना खाएंगे, उसके ऊपर हमने पीछे से वार किया खोखरी के साथ, एंड सब वी कुड कैप्चर 5 to 8 7 इन, मतलब आधा दिन लग गया, बट वी कुड कैप्चर इट। यू कुड कैप्चर। और वहाँ आपको उस बंदे की डायरी मिली सर। और ये जो आप ये देख रहे हैं स्टिंगर मजाइल है, ये कैन यू शो दैम? हाँ दाखवा वर, हाँ वो आ गया, वो आ गया। ये जो इनके हाथ में ऐसे करके रखा है यही स्टिंगर मजाइल है जिसने अजय आहूजा का जहाज गिराया था। तो वहाँ जाके हमने वो ऑफिसर को पकड़ा, उनकी डायरी मिली, हैंड रिटन डायरी इन इंग्लिश, बाकी सब उर्दू में लिखते हैं, लेकिन ये डायरी इंग्लिश की थी, इंग्लैंड का पढ़ा हुआ ये अफसर था। इंग्लिश में डायरी लिखी 27 मई का, टुडे वी शॉट डाउन एन इंडियन मिग, सीओ एंड, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, सीओ एंड आई वेंट टू लुक एट द रैकेज, जहाँ जहाज गिरा हम उसे देखने के लिए गए, वो डायरी हमें मिली। वो ऑफिसर ऑफ कोर्स मतलब जैसे डायरी मिली उस ऑफिसर की, तो उन्होंने कहा कि दुश्मन को क्षमा करना हम भगवान पर छोड़ देते हैं। हाँ जी, दुश्मन को क्षमा करना हम भगवान पर छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान तक उसकी मुलाकात करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी इन्हें बखूबी निभाई और उसको उसका जो गलती हुई थी उसका उपहार मिल गया। इतनी कठिनाइयों में उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। किसी को सर ने कहा कि वॉमिटिंग हो रहा था, किसी को लूज मोशन हो रहा था, लेकिन रुकने को टाइम किसको है? चले चलो, चले चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। आपल्या स्वतःकडे बघायलाही वेळ नसतानाही त्या परिस्थितीत एखादा माणूस खंगून म्हणेल आता मला होत नाही, मी लेंबळावून पडेल, पण नाही, त्या परिस्थितीत सुद्धा जेव्हा आमचे सैनिक लढतात तेव्हा आपल्याला असंच म्हणायला हवं, अजीत है अभीत है, हम प्रलय सवार है, शत्रु के लिए सदा ही काल का प्रहार है, लोह है तपे हुए, मृत्यु कंठ हार है, शौर्य का समुद्र है, गर्व का आधार है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। तो 5190 तुम्हाला दिसतोय, मतलब सरांनी कॅप्चर केलेला हे आत जे बसलेले आहेत त्या बर्फात, ते आहेत तेव्हांचे लेफ्टनंट कर्नल अमोल अस्थाना, म्हणजे आपले आत्ताचे ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना। सर, इस फोटो में आप दिख रहे हैं, आप किन के साथ है सर? ये आपका और सीओ साहब का है? ये मेरे कमांडिंग ऑफिसर साहब है, कर्नल मेहदी रत्ता, उनके साथ आप- टोलोलिंग विच वाज द फर्स्ट विक्ट्री, जो पहली जीत इंडियन आर्मी को हासिल हुई थी द्रास सेक्टर में, वो टोलोलिंग को चारों तरफ से हमने रेकी किया कि हम अपने गन्स, हमारे मोटर्स कहाँ लगाएंगे। हमारे साथ उस समय के टूर आजरिफ के सर आपको ये पकड़ना पड़ेगा, पीछे आओ। टूर आजरिफ के कमांडिंग ऑफिसर साहब लेट कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ वीआरसी भी थे। वो इस फोटो में नहीं है, बट हम तीनों ने टोलोलिंग को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से रेकी किया कि कहाँ पे हम अपनी गन्स डिप्लॉय करेंगे, वो कहाँ से अटैक करेंगे, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये सब रेकी के लिए निकले थे। ये उस समय का फोटो है। आप कारगिल आने के पहले कहाँ पे थे? कारगिल आने से पहले हम 8 माउंटेन डिवीजन जो खुद उठ के कारगिल आई उसका हिस्सा थे। हम थे इन द वैली, श्रीनगर के आगे एक एरिया है, आप सब लोगों ने गुलमर्ग सुना होगा। गुलमर्ग से पहले एक जगह आती है तंगमर्ग। तंगमर्ग और बारामुल्ला, पट्टन, ये एरिया है। वहाँ पे हम एंटी टेररिस्ट रोल, काउंटर इंसर्जेंसी जिसको कहते हैं, हम उस रोल में थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पैमाने पर गोलीबारी कभी नहीं हुई थी। सर इतनी गोलीबारी पहले ही हुई बोलते हैं वो। एक फक्त सांगते मी, आर्मी आपण म्हटलं तर इन्फंट्री, पायदळ, आर्टलरी म्हणजे तोफखाना आणि आर्मड म्हणजे रणगाडे, असे तिघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे आर्मी आहे। तर सर त्या तोफखानाचे, आर्टलरीचे आहेत, बरोबर? तो सर इतना फायरिंग कारगिल में जो हुआ था युद्ध में, कितना ज़्यादा हुआ था? जो डाटा हमने इकट्ठा किया था बाद में आफ्टर दी ऑपरेशन विजय, उन 50 दिनों में कारगिल के एरिया में 2.5 लाख आर्टिलरी के शेल्स इस्तेमाल हुए। 2,50,000 और मिनिमम ऑन अ डेली बेसिस 5,000 फायर होते ही थे। और एक्चुअल ऑपरेशन जब लॉन्च करती थी इन्फेंट्री, तो उससे पहले जो हम फायर देते हैं वो कभी कभी
10,000 भी हुआ है। टाइगर हिल पे 10,000 से ज़्यादा गोले पड़े थे जिस दिन टाइगर हिल कैप्चर हुआ। जब गोला निकलता है बैरल से तो ये फ्लैश होता है उसका। और वो बाजू में है वो और बगल में जैसे मैंने बताया, जैसे इन्फेंट्री अटैक के लिए जाती है उससे पहले खूब आर्टिलरी का फायर होता है, उसका एक प्लान होता है, फायर प्लान कहते हैं उसको। जी। ये इन्फेंट्री के प्लान के साथ मिलके बनाया जाता है कि किस समय ये स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, ऑब्जेक्टिव पे कब पहुँचेंगे, और तब तक हमने उनको फायर देना है। तो वो नंबर वर्कआउट किए जाते हैं कि कितने गोले हमने दागने हैं वहाँ पे, और वो गोले हम तैयार करके रखते हैं। अच्छा, ये तैयार और एक कर बार रहे फायर हैं। स्टार्ट हुआ तो उसके बाद गोले तैयार करने का टाइम नहीं होता, निकाल के शेल डालो और फायर करते रहो। किती फायर केला त्याचा एक फोटो बघूया. किती प्राऊडली सर बसलेत. सर इतने शेल, कितनी मेहनत है इतने शेल. ये जो शेल्स हैं उसके केसिंग्स हैं, कवर्स। कवर्स है वो जी. वो कवर जब ये ऑपरेशन के बाद का फोटो है और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो ये ढेर देखा हाँ जी. तो हमारे दिल में आया कि इसका एक साथ एक फ़ोटो लेना चाहिए। तो मैं और मेरे कमांडिंग ऑफिसर तब वहाँ थे तो हमने वो फ़ोटो लिया। और सर साइड में जी कितना जोर उसके काम है उनका. साइड में जो बंदा है सर वो रेडिओ सुन रहा है. किती स्थितप्रज्ञता आहे बघा. शेलमध्ये बसलेला आहे, युद्ध झालेलं आहे आणि आता शांतपणे तो रेडिओ ऐकतोय. हा जो काही एक त्यांचा संयमित स्वभाव है ना, या संयमित स्वभावाला सर वो आपको ट्रेनिंग मिलती होगी कि आप कूल थे. आप इवन वॉर के टाइम भी बहुत कूल थे. आपका नाम ही प्रशांत है, लेकिन कूल कैसे रह सकते हैं आदमी. नहीं, ये एक Training? ये एक प्रोफेशन है, ट्रेनिंग राइट. है. एक डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, आप सब प्रोफेशनल्स हैं, हम भी प्रोफेशनल्स हैं. हमें अपना काम पता है तो कॉन्फिडेंस उस बात का है. इसके लिए हमको ट्रेन किया जाता है और बहुत कम लोगों को चांस मिलता है ऐसे वॉर में पार्टिसिपेट करने का. तो मैं एक लकी आदमी हूँ कि मुझे ये चांस मिला. ओ माय गॉड. चाहे वहाँ शायद कुछ भी हो सकता था सर. आपके बहुत सारे बंदे तो ये वहाँ डिसीजन हमने ज्वाइन करने से पहले ले लिया था. ले जब यूनिफॉर्म पहना है तो हम हमारा पूरा शरीर देश के लिए दे देते हैं. वो यूनिफॉर्म पहनते तो कहते हैं तो हम विदाउट यूनिफॉर्म है तो हम हमारा कुछ समय तो देश के लिए दे देंगे जी. जान तो हम देंगे नहीं क्योंकि हम डरते हैं. जान पे बहुत हमें लगता है हम अमृत पी के हैं, हम पूरी ज़िंदगी जीने वाले हैं. इसके लिए इकट्ठा करते हैं, संपत्ती है, धन है, सब है. लेकिन आयुष्यातली पहिली गोष्ट काय आहे तर मरणं. जगणं आणि मरणं हे शाश्वत आहे, पण मेल्यानंतर तुमचं किती नाव घेतलं जातं यामध्ये जगण्याचा कस लागतो. आणि आमच्या या साऱ्या वीरांनी त्यांच्या मरणाने दाखवून दिलं की ते जीवन कसं जगले होते. जीवन जगण्यापेक्षा देशासाठी कसं जुगारलं हे आमच्या सैनिकांनी आम्हाला दाखवून दिलेलं आहे. हमको एकदम से बता दिया कि कल आपने यहाँ से मूव करना है. जी. तो जितनी गाड़ियाँ थी कुछ ठीक थी, कुछ ठीक नहीं थी. जितना भी हो गया 17-18 गाड़ी में हमने पूरे अपने, मेरी यूनिट में मोटर्स थे. मोटर्स से एक ट्यूब जैसा होता है 4.5 फीट का और उसके गोले होते हैं, वो रेंज उसका कम होता है. तो वो मोटर्स को हमने अपनी गाड़ियों में लोड किया. एमुनिशन इसके साथ जो आता है वो 8 गाड़ियों में लोड किया. तकरीबन 17-18 गाड़ी में और मेरे 2IC साहब 2 ही थे और हम चल पड़े. और हमें इतना बताया कि आपने कारगिल जाना है. दिस वॉज द ओनली इंफॉर्मेशन वी हैड. हमने कहा ठीक है चल पड़े. एंड द फर्स्ट नाइट हम रुके पहलगाम में. वहाँ से बताया कि आप मतायन जाइए, मतायन से आगे आप घुमरी जाइए, घुमरी से आगे मतायन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो देन वी क्रॉस दी जोजिला पास अगले दिन और मतायन में पहुँचे. मतायन में बताया आप घुमरी पहुँचे. घुमरी पहुँचे तो वो बोले आप आगे जाओ, मतायन में पता चलेगा. ऐसे बताते गए और हमारे पास एक ही मैप था और मैप भी आउटडेटेड था, पुराना था, ज़्यादा उसमें फीचर्स अपडेटेड नहीं थे. और फाइनली जब मैं टोलोलिंग के पास पहुंचा तो वहाँ पे नीचे एक छोटा सा हट दिखा. हट क्या, टेंट, फटा हुआ टेंट देखा. फौजी टेंट था. तो मैं अंदर चला गया. वहाँ आई मेट देन मेजर राजीव ऑफ 18 ग्रेनेडियर्स, वो एडजुटेंट थे. और मैंने अपनी गाड़ियाँ वहाँ लगाई. मुझे पता नहीं था टोलोलिंग पे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. तो उसने बताया ये गाड़ियाँ तेरी है. मैंने बोला हाँ सर हमारी गाड़ियाँ हैं, इसमें मेरा एमुनिशन है. बोला भाग जा यहाँ से. एंड ही सेड इट वेरी रूडली, भाग जा यहाँ से.
मैं समझा नहीं। ये सेट कि ये ऊपर जो है ना यही टोलोलिंग है और यहीं पे दुश्मन बैठा है और तेरा पूरा गन तेरा एम्यूनिशन सब जल जाएगा, भाग जाए यहाँ से। तो तब मैं वहाँ से गाड़ी निकाल के भागा एंड देन दिस फोटोग्राफ इज ऑफ दैट टाइम जब हम ढूंढ रहे थे एरिया कि कहाँ छुपाव मिलेगा और कहाँ पे गाड़ी को रखें। ओह। तो ये उस टाइम का मैप पे मैं जगह ढूंढ रहा हूँ। करेक्ट, क्योंकि सर ये 11 जुलाई है और 2 जुलाई से 11 जुलाई आपने क्या खाया मुझे बताना, आपने क्या खाया था? नहीं, ये ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो ये मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि जो हम 2 जुलाई को चढ़ने लगे थे तो जो 2-4 पूड़ी जेब में रखा था, कुछ शक्करपारे रखे थे, ये लेके चले थे और कई दिन निकल गए। एक अटैक, फिर दूसरा अटैक, फिर वहाँ दुश्मन, फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए। 5287 से नीचे 5190 से लेके फिर ऊपर, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहा। तो कुछ राशन पानी हमें नहीं प्राप्त मिला। हुआ एंड इशू ये भी था कि पानी नहीं था, पीने को पानी नहीं था। तो उस समय क्या होता है, जो थोड़ी सी बर्फ़ इधर उधर कहीं मिल जाती है उसको लेकर हम पिघला के पीते हैं, सभी फौज में यही चलता है। लेकिन उसमें एक फ़र्क ये था कि जो तोप के गोले वहाँ पर गिर रहे थे, गन पाउडर था उसमें, पूरी बर्फ़ में गन पाउडर था, तो ब्लैक कलर का पानी जो निकलता है उसमें से, वो हम पी रहे थे। उससे सबका पेट, लूज मोशन, वॉमिटिंग, बहुत हाई फीवर, ये सब हुआ। जो जैसे मैं शुरू किया था तो मेरे पास तकरीबन 250 आदमी थे और जब 5190 तक हम पहुँचे हैं तो मेरे पास 24 आदमी रह गए थे। My दैट वाज द God. लिमिट। सबको, सब शहीद जो वहाँ हुए उन सबको हम एक बार जोरदार तालियों से सलामी दे देंगे सर। ये मुझे लगता है सर टेकरी का विजय है, राइट सर? टेकरी। तो यहाँ एक आपने कहा था कि जीपी सिंह, उनके बारे में यहाँ कुछ आपकी यादगार है, कुछ बातें हैं? तो ये एक्चुअली 26 जुलाई का फ़ोटो है। दिस फोटो इज़ ऑफ 26 ऑफ जुलाई, जिस पे हम कारगिल दिवस मनाते हैं। तो हुआ ये था कि ये टेकरी को कैप्चर करने का डिसीजन कि नहीं, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचना है, वहाँ दुश्मन कुछ बना रहा था, वी हैव टू रीच देयर। तो ये डिसीजन हमने लिया कि यस वी विल गो एंड कैप्चर। तो ये उसकी कहानी है। तो जब रात को हम वहाँ से चढ़ रहे थे, टेकरी एक बहुत छोटा पोस्ट था, तकरीबन इतना बड़ा होगा। तो उसके ऊपर जो सर के जैसे गन्स फायर करते हैं, तो उसके ऊपर एक गन का फायर हम ला रहे थे, बिकॉज इतना बड़ा जगह नहीं था, एक ही गन का फायर उसके ऊपर आ रहा था। और रात को तकरीबन 1-1:30 बजे वो फायर बंद हो गया, गन खराब हो गई, कोई फायर नहीं था और हम बिल्कुल नज़दीक चढ़ रहे थे रात को। तो अब वो गन पोजीशन से उन्होंने बोला कि सर अब तो फायर आ नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, फायर हमें चाहिए। तो कहते रात को अगर हम फायर करेंगे नई गन से तो आपके ऊपर भी आएगा ही आएगा। तो वी सेड कोई बात नहीं, हमें तो ये फायर चाहिए। तो रात को वहाँ पर जो रेडियो सेट पे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने फिर हमें फायर दिया, फायर एडजस्ट किया, करेक्ट जगह पर फायर आ गया एंड आगे का अटैक किया। अगले दिन की ये तस्वीर है जिसमें फाइनल विक्ट्री 26 जुलाई हमने अपना भारत का ध्वज वहाँ पर लगाया और कारगिल दिवस का ये दिवस हो गया। 2018 में 2018 तकरीबन 20 साल बाद ऐसे ही एक लेक्चर में मैं टॉक दे रहा था, तो सामने एक अफसर बैठे हुए थे जिनका नाम मैंने पढ़ा, जीपी सिंह। तो मैंने कहा यार तुम वही है जो रेडियो के ऊपर मेरे को, तुम तो वही है, बिकॉज हमने तो सिर्फ रेडियो पे बात किया, आमने सामने तो मिले नहीं कभी। तो वो मुझे मिले, तो उन्होंने सुनाया कि सर वो रात को जब आपने मुझसे फायर मांगा तो उस टाइम पर मेरे पास में एक दुश्मन का गोला गिरा, उसके स्प्लिंटर से मेरी आंख बाहर आ गई। He got injured, उसकी आंख बाहर आ गई। एक हाथ से उसने आंख को ऐसे दबा के रखा है, दूसरे हाथ से रेडियो सेट पे मेरे साथ बात कर रहे हैं और वो उन्होंने मुझे 26 तारीख को वो फायर दिया। ये है वो जीपी सिंह।
20 साल बाद मेरी मुलाकात हुई और मेरे मेरे मैं कह नहीं सकता मेरी क्या क्या? भावना थी. भावना ती राहील. प्रत्येकामध्ये जी ताकद आहे ती चांगल्या मार्गाला वापरा. माझ्यामध्ये ताकद आहे म्हणून मी 4 थपडा मारीन कोणाला, ही ताकद नसते. माझ्याकडे ताकद आहे, पैशाची मस्ती आहे म्हणून मी मला हवं ते करेन, ही ताकद नाही. ताकद ज्याच्याकडे आहे त्याला विवेक लागतो. ताकद आणि बुद्धी हे एकत्र असावं लागतं. तर परमेश्वरवरून विचारतो, बोल बाबा तुझी मर्जी काय आहे आणि तुम्हाला तुमचं आयुष्य सुंदर जगता येतं. तेव्हा स्वतःला ज्या ताकदीत बनवाल त्या ताकदीला एक लक्षात ठेवा, त्याला विवेकाची झालर हवी आणि तर तुम्ही या देशाचे अतिशय उत्कृष्ट नागरिक व्हाल. आणि मग तुमच्यासाठी आपल्या सैनिकांनी जर काही प्राणार्पण केलं, जर त्यांनी शहीदत्व पत्करलं तर आपण त्यांच्या त्यागाला लायक ठरूया. एवढे तरी चांगले नागरिक, समर्थ नागरिक बनण्याचा प्रयत्न करूया. एवढा तरी वादा आज एवढा ऐकून आपण करू शकतो. हा या ना सर, ये आर्टिलरी का फोटो है. यस, ये दिस अगेन, जी हाँ, ये 26 जुलाई नहीं है, ये 24-25 जुलाई की रात का स्टोरी है. जी लास्ट, प्रॉब्ली द लास्ट ऑपरेशन, आखिरी ऑपरेशन द्रास सेक्टर में, द्रास का. जुलू स्पर 9 पैरा SF ने कैप्चर किया था. जी तो ये रात के कैप्चर के बाद का वो फोटो है. आर्टिलरी का इफेक्ट द्रास में ज़्यादा था. हमें मिला. जैसे हम अगर टोलोलिंग की बात करते हैं, वो हमारे कमांडर साहब होते थे एक मेजर जनरल, देन ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह जी. तो उन्होंने बताया कि ये तब तक टोलोलिंग कैप्चर नहीं हो पा रहा था. जब हम 8 माउंटेन ड्यू वहाँ आए तो हमारे नंबर ऑफ गन्स बढ़ गए. तो जनरल लखविंदर ने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा गन्स उस पर फायर करेंगे. जी तो टोलोलिंग पे तकरीबन 60 गन हमने फायर किए, जिसमें बोफोर्स, रॉकेट, इंडियन फील्ड गन, मोटर्स, जी सारे उस पे फायर किए. उनको पूरी तरह बर्बाद किया और तब टूर आजरिफ ने आगे जाके अटैक करके उसको जीत लिया. और 5140 को फिर गन हिल नाम गन से, हिल 5140 को म्हणजे कहते हैं. आर्टिलरीचा सन्मान करण्यासाठी 5140ला गन हिल यांनी दिलेल्या आर्टिलरी फायरमुळे तो पॉईंट आपल्या ताब्यात आला होता. तर तो त्यांचा रिस्पेक्ट आहे. आर्टिलरीसाठी जोरदार टाळ्या देऊया आपण. आता आपण त्या बंकर टू बंकर, जो मी मगाशी सांगितलं पहिली लढाई, त्या लढाईवर येऊया. तेव्हाचं लेफ्टनंट मनोज कुमार पांडे, ज्यांना नंतर परमवीर चक्राने सम्मानित करण्यात आलं. सर आप उनके साथ थे, कैसे थे वो इन छोटे, क्या कहेंगे. कैप्टन मनोज कुमार पांडे एक अलग ही इंसान थे और ये मेरे साथ सियाचिन ग्लेशियर में भी थे और आगे पूरी ये जो बटालिक का लड़ाई है शुरू से लेकर मेरे साथ में थे. शुरू में हम 3 अफसर थे, वो मेरे एकदम सबॉर्डिनेट थे. हर जगह मैंने इनको यूज़ किया और हर जगह से ये जीत हासिल करके लेकर आए. और जब ये खलुवार की लड़ाई जो हमने आपको दिखाया, काफ़ी लंबा लड़ाई चला, उसके अंदर सबसे पहला जो रुकावट था वो था एरिया बंकर, जहाँ पर दुश्मन के बंकर बने हुए थे. और आगे का रास्ता क्लियर नहीं हो सकता जब तक ये बंकर नहीं कैप्चर होंगे. तो वो जो इन्होंने कैप्चर किया और कह के कैप्चर किया कि मैं कैप्चर करके दिखाऊंगा सर. और उसकी उनकी उम्र थी 23 साल. हाँ, उम्र तो बच्चे थे. हाँ, एकदम. तो बंकर टू बंकर लड़ाई कैसे चली थी सर. आप वो रात का अंधेरा था और आपने कैसे ऊपर जैसा एक्चुअली उस चढ़ाई को चढ़ने में हमें लगे तकरीबन 17 घंटे. 17 घंटे नॉन स्टॉप चढ़ रहे हो, दुश्मन ऊपर से फायर करता रहता है, पूरा अंधेरा, एकदम बारिश हो रही है, ऊपर से बर्फ़ पड़ रही है, तो दिखाई कुछ नहीं देता है. तो ऐसे ऐसे आप पत्थर को फील कर कर के चढ़ते हो. तो वैसे हम चढ़ते गए, दुश्मन का फायर, अपना फायर, किसी को ये पत्थर के इधर से रास्ता मिल गया, किसी को यहाँ से रास्ता मिल गया, सब तितर बितर हो गए. और जब हम तकरीबन सुबह फर्स्ट लाइट, थोड़ी थोड़ी लाइट आई, तब देखा कि यार ये तो दुश्मन का बंकर है, एकदम सामने है. तो इसके ऊपर फायर, अरे उसके पीछे तो मेरा आदमी खड़ा हुआ है.
और यहाँ मेरे पीछे भी दुश्मन का बंकर है, इसके पीछे मेरा आदमी खड़ा हुआ है, बिकॉज हम ऐसे जो है वो मिक्स हो गए पूरे दुश्मन के साथ में। तो ये जो पोजीशन था अब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया कि हम जितना फायर करेंगे हो सकता है हमारे जवान को लगे। तो ये टाइम था जब हमने फिर डिसाइड किया, और सारी आगे की लड़ाई तो आपने दिखाई दी है, अभी दिखा रही हूँ आगे और खुकरी निकाल के ये काम करना पड़ा हमें, जिससे कि हम जीत भी हासिल करें और अपनी गोली से अपने आदमी को इंजरी ना करें। बिल्कुल क्लोज कॉम्बैट, हैंड टू हैंड टाइप कॉम्बैट ये तकरीबन 1.5 दिन के लिए चला। 1.5 days इट वाज लाइक दिस। यस, मनोज पांडे को पता था, मुझे आज यहाँ पर मैं ये पहली बार बोल रहा हूँ जी विद योर परमिशन, सर। सर फर्स्ट टाइम मेरे को आज ये अब लगता है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं परमवीर चक्रा बन के रहूँगा। और एक्चुअली अगर इफ़ यू सी हिज डायरी, जो आपने वर्ड्स देखे हैं ये उनकी स्कूल की डायरी के हैं, अपने हाथ से लिखे हुए हैं। और जो इन्होंने बोला है, एक उनके फ्रेंड है जी, जिनको उन्होंने पत्र लिखा, जो पत्र भी इनकी डायरी में है, कि मेरा लक्ष्य है परमवीर चक्र। ये लक्ष्य लेकर चले हुए बच्चा। तो वो आई जस्ट वांट टू से Yes, दैट। yes. एंड उनको प्लान तो मालूम था कि आगे ये बंकर कैप्चर होगा तो आगे चलेंगे, फिर जाके खालूबार कैप्चर होगा। तो ये जब गिर गए, उनको पता तो है कि आगे खालूबार तक हमने जाना है। तो आपने आखिरी सांस से मैं ये कह सकता हूँ, उन्होंने जितना भी जान थी, उन्होंने ये अपने हथियार को ऐसे करके पकड़ा हुआ था, और ये वो ऐसे, ना छोड़नो, ना छोड़नो, डोंट लीव देम, डोंट लीव देम, वी स्टिल हैव टू गो टू खालूबार। जोर की बोला उन्होंने, ना छोड़नो। एक गोरखाली में बोलते हैं, डोंट लीव देम। मेरा देश, मेरा देश। आपले दोनही मान्यवर त्यांच्या बुलंद धैर्यानं आणि त्यांच्या खडतर अनुभवातून आपल्याला भरपूर शिकवून गेले. यू डोंट लूज व्हेन यू फॉल, यू डोंट लूज व्हेन यू फॉल, यू लूज व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप. म्हणजे तुम्ही हरत नाही जेव्हा तुम्ही पडता, तुम्ही हरता जेव्हा तुम्ही उठायला नकार देता. आणि हे आयुष्यभर तुम्ही लक्षात ठेवाल. बटालिकसारख्या अत्यंत खडतर युद्धभूमीत 80 दिवस नैराश्याचे, विषण्णतेचे, खाली कोसळणाऱ्या प्रत्येक सैनिकाच्या दुःखद शहीदत्वाचे प्रत्येक प्रसंगी प्रयत्नाची शिकस्त करून विजयश्री खेचून आणणारे ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना सर, आणि द्राससारख्या दुर्गम प्रांतात शत्रूची अचूक नेमबाजी करून दाणादाण उडवणारे, प्रसंगी स्वतःच्या सुरक्षिततेला नजरअंदाज करत सर्वत्र इज्जत ओ इक्बाल या घोषवाक्याप्रमाणे खरे उतरणारे, परत सांगते नावाप्रमाणे शांत स्थितप्रज्ञ कर्नल प्रशांत कामत, सेना मेडल. सर, आपण दोघांनी दाखवून दिलं की व्यक्तिगत जीवनापेक्षा कित्येक पटीने राष्ट्रीय जीवन हे आपलं अविभाज्य अंग आहे. सर, आपल्या दोघांना मानाचा मुजरा. तूफानों से तेज है वो हमारी शान है. सरहद पे खड़ा भारत माँ का शेर दिल जवान है. गर्व है, नाज है तुम पर अभिमान. भारत देश की जनता का कोटि कोटि प्रणाम. माता की जय. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. If one can do, you must do. If no one can do, you should do. जय हिंद. कर चले हम फिजा, अब वतन किसके हवाले, किसके हवाले? वतन की रक्षा कौन करेगा? बी फिट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग. सेल्फ डिफेंस सब सीखो और टीचर्स सिखाओ. इस देश का भविष्य अगर हैं तो आप लोग हैं, ठीक है.
हम डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, बोलते रहते हैं, ये बनाने का काम आपका है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सोल्जर बनो, आप जिस फील्ड में भी एक्सेल करो, लेकिन देशभक्ति दिल में होनी चाहिए, नेशन बिल्डिंग का ख्याल आपके दिल में होना चाहिए, और इसी तरह से हमारा नेशन एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। अपने कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना। ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना आणि कर्नल प्रशांत कामत आले। अस्थाना सर क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं सर, सर और इनके टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी है जी। महाराष्ट्र हाई स्कूल, महाराष्ट्र हाई स्कूल, यस महाराष्ट्र हाई स्कूल, महाराष्ट्र हाई स्कूल हो क्या होई ना, हो क्या होई ना, हो नहीं पड़ता, हो नहीं पड़ेगा। यू विल बी स्ट्रांग, यू विल मेक माई नेशन। जिस नेशन के लिए हम लड़े हैं उसको आप बनाओगे स्ट्रांग।